Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting poem of Maharashtra State Board syllabus 12th class, Father Returning Home, which is written by Dilip Chitre, which is very famous poet in Marathi and English also. फादर रिटर्निंग होम ये जो पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी पोएम है। एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी उम्र ढल चुकी है, जो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन ये जो कविता है इसके बारे में देखने से पहले इसके जो पोएट है दिलीप चित्रे, इनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है। दिलीप चित्रे जो है इनका जन्म 1938 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 2009 में हुई है। दिलीप चित्रे जो है उन्होंने 2 भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी है। मराठी भाषा में भी उनकी कई सारी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई है और इंग्लिश में भी उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है। उन्होंने कविता लिखने के साथ साथ मैगजीन्स में भी काम किया है। मैगजीन में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है और बहुत पॉपुलर भी हुई है। इसी के साथ साथ उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन भी किया है, फिल्म निर्मित भी की है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है एक मराठी की प्रसिद्ध जो तुका म्हणे ये जो अभंग है इसको भी उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा था तुका सेज। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसकी वजह से उन्हें साहित्य के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो उससे भी नवाजा गया है। ये तो हो गया इस कवि के बारे में। लेकिन ये कविता में क्या दिया गया है? ये कविता में एक ऐसे इंसान की कहानी बताई गई है जो कि अपनी उम्र के आखिरी स्टेज पे है, यानी जो बूढ़ा हो चुका है और उसके बहुत सारा परिवार है, लेकिन परिवार वाले उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान देते नहीं है। क्योंकि आम इंसान की एक कहानी है जो कि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में हमें कई सारी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती है। किस तरीके से वो जो पिता है या एक बूढ़ा शख्स है जिसने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया, इसी में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करती है। लेकिन जब वो अपने उम्र के लास्ट पड़ाव पर है तो उसके साथ अपनी औलाद किस तरीके से बिहेवियर करती है, उसकी जो ज़िंदगी है वो कितनी वीरान हो जाती है, इसके बारे में ये जो पोएम है हमें बहुत सारी एक ट्रेजेडी दिखाती है। इस पोएम का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर से आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इसके लिए आपको जो है नीचे जो लाल रंग वाला बटन जो दिख रहा है उसको प्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको हम 12 के जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी हमने कई सारे 12 के सिलेबस के वीडियोज़ बना कर रखे हैं। इन सारों वीडियोज़ की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाकर भी आप सारे जो लेसन्स है, पोइट्रीज़ है, उसकी स्टडी कर सकते हो। चलो तो फिर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, पहले स्टैंजा शुरू करते हैं। माई फादर ट्रैवल ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे 2 पिताजी है वो रात को बहुत लेट, देर से जो है ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। और स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, और वो जो है ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं लेकिन ट्रेन में बैठे हुए नहीं, खड़े होकर प्रवास कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में प्रवास कर रहे हैं। और उनके आसपास जो है साइलेंट कम्यूटर्स हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कम्यूटर्स। कम्यूटर्स का मतलब है कि ऐसे प्रवासी जो रेगुलरली उसी मार्ग पर प्रवास करते हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि कोई जॉब करने वाले इंसान है जो अप डाउन जो है उसी रूट से करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि साइलेंट है, आसपास उनके खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, जो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। और इन द येलो लाइट, और वहाँ जो है वो ट्रेन है, ट्रेन की जो लाइट्स है वो येलो है, पीले रंग की येलो लाइट्स उनके आसपास चमक रही है। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, और जो सबर्ब्स है, जो उपनगर है, उस शहर से बाहर छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वो पीछे बड़ी तेजी से जा रही है। और मेरे जो फादर है, मेरे जो पिता है, वो इसको देख रहे हैं लेकिन उसको अनदेखा कर रहे हैं। अनसीइंग आईज कहा है, देखकर अनदेखा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो रूट है इनके फादर का, ये रेगुलर रूट है, इसलिए वो जो ये सबर्ब्स है, ये जो उपनगर है, उसको रोजाना देखते हैं। इसलिए उसे इस तरीके से खास ऑब्जर्वेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ है वो रोज़ाना देखते हैं, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इसलिए वो जो चीज़ें हैं उनकी आंखों से बड़ी जल्दी जल्दी पीछे जा रही है।
His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. अब उनका वर्णन किया गया है। उनका जो शर्ट है और उनकी जो पैंट है वो सॉगी हो चुकी है, सॉगी यानी पानी में भीग चुकी है, गीली हो चुकी है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड, और उन्होंने एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का रेनकोट पहना है जो कि पूरी तरह से कीचड़ में भर गया है। उसके ऊपर भी कीचड़ के बहुत सारे छींटे लग चुके हैं। और उनके पास एक बैग है, हिज बैग स्टफ विद बुक्स, और उनकी जो बैग है, उनके पास जो छोटी सी बैग है, वो बैग के अंदर बहुत सारी बुक्स है, किताबें हैं। और इतनी सारी किताबें हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ किताबें उसके अंदर से बाहर निकल कर गिर जाएगी। इस तरीके से उनका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है। आगे कहा गया है कि बैग स्टफ विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, हिज आईज डिम बाय एज। वो जो किताबें हैं उनके बैग से गिरने को हो रही है, लेकिन उनकी जो आंखों का वर्णन किया गया है कि उनकी आंखें बड़ी ही डिम हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है। और धुंधली होने की वजह भी यहाँ पर दे रहा है कि उनकी उम्र, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, इस वजह से अपने आप जो उनकी जो आंखों की रोशनी है वो कम हो गई। हमारे आसपास भी हम हमेशा देखते हैं कि जो इंसान अपनी उम्र के आखिरी स्टेप पे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो आंखों की रोशनी है वो कम कम होती जाती। तो इनके फादर का भी वही हाल है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और वो जो मानसून की नाइट है, बरसात की रात है, और वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और धुंधला सा इधर उधर का मौसम, इधर उधर का परिसर नजर आ रहा है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं अपने पिता को देख पाता हूँ, देख रहा हूँ कि मेरे पिता जो है ट्रेन से उतर रहे हैं। और अपने पिता के ट्रेन से उतरने का वर्णन उन्होंने एक स्पेशल लाइन में किया है। वो लाइन ऐसी है, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। मेरे पिता अपने ट्रेन से, जो ट्रेन से वो प्रवास कर रहे हैं वहां से इस तरीके से उतर रहे हैं कि मानो एक बड़ा सेंटेंस है, एक बड़ा वाक्य है, और उस वाक्य से एक छोटा सा शब्द जो है वो टूटकर बिखर रहा है, नीचे गिर रहा है। यानी यहां से इसे क्या कहना है कि मानो वो जो बड़ा सा शब्द है, बड़ा सा जो वाक्य है, वो वाक्य माने एक ट्रेन है, और उस ट्रेन में से एक छोटा सा शब्द यानी मेरे पिताजी वो उतर रहे हैं। एक शब्द बाहर जाने से उस जो वाक्य है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे पिता के उतरने से उस ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पिता जो है वो आउटडेटेड हो गए हैं, यही चीज इसे दिखानी है। आगे कहता है, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, और वो हरीज जल्दी जल्दी जो निकलता है वहां से ट्रेन के प्लेटफॉर्म से। और जो ग्रे रंग का प्लेटफॉर्म है, हमें पता है कि प्लेटफॉर्म जब भी ट्रेन का हम देखते हैं तो उसका जो रंग है वो ग्रे रंग होता है, ठीक है। तो वो ग्रे रंग के प्लेटफॉर्म से मैं देख रहा हूं कि वो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर द लेन, और उन्होंने अब क्या किया है, वो जो रेलवे की लाइन है उसको पार कर दिया है, और वो अब हमारे मोहल्ले के अंदर एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, अब हमारे मोहल्ले में चल रहे हैं। His चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड, उनकी जो चप्पल है वो स्टिकी विथ मड्स, उनकी चप्पल को बहुत सारा कीचड़ लग चुका है, वो नीचे चिपक रही है, लेकिन बट ही हरीज ऑनवर्ड, बहुत जल्दी जल्दी में वो चल रहे हैं। उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी जो चप्पल है उसको कीचड़ लग गया है, मेरा जो रेनकोट है वो पूरी तरह से भर गया है, या फिर मेरे जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें बस किसी भी हाल में अपने घर को पहुंचना है, यही उनका एक टारगेट है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। अब मेरे पिता घर पे आ गए, घर पे आने का उनका वहां का वर्णन किया गया है। होम अगेन, मेरे पिता घर पे है और अब वो क्या कर रहे हैं, आई सी हिम, मैं उन्हें देख रहा हूं कि ड्रिंकिंग वीक टी, कि वो चाय पी रहे हैं। और वो चाय की खासियत, क्वालिटी बताई ये है कि वो वीक टी है, वीक यानी बड़ी ही साधारण सी चाय है, कोई स्पेशल नहीं है, न केसर वाली चाय है, न अदरक वाली चाय है, न कोई स्पेशल क्वालिटी मिलाई हुई चाय, बड़ी ही सादी सी चाय। और ईटिंग अ स्टेल चपाती, और उसी के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लेकिन वो चपाती की भी खासियत दी गई
कि वो चपाती स्टेल है, वो जो रोटी है वो स्टेल है। स्टेल यानी बासी, ताज़ी तो है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको घर पे भी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि जब इंसान की उम्र हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो है उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ये जो पिता है, मेरे पिता जो है, कवि कह रहा है, उनकी भी सेम यही हालत है कि उन्हें ताज़ी रोटी नहीं मिल रही, उन्हें जो है स्टेल चपाती खाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और रीडिंग अ बुक, और वो जो है अपनी किताब पढ़ रहे हैं और अपनी जो स्टेल ऐसी चपाती है, बासी ऐसी चपाती है, वो खा रहे हैं। इससे हमें और एक बात का अंदाज़ा ये भी हो जाता है कि इनके साथ बातचीत करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। इन्हें अपनी जो आखिरी की ज़िंदगी है वो बड़े ही एकांतवास में बितानी पड़ रही है। आगे कहता है, he goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world। अब उन्होंने जो है टॉयलेट के अंदर चले गए। टॉयलेट के अंदर जाने के बाद उन्होंने टू कंटेम्पलेट यानी बहुत गहरी सोच, टॉयलेट के अंदर जाकर उन्होंने बहुत गहरे तरीके से सोचा है, बहुत डीपली सोचा है। और क्या सोचा है? मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कि ये जो दुनिया बनाई हुई है, इंसानों ने जो दुनिया बनाई है वो बड़ी ही मतलबी है, बड़ी ही क्षणभंगुर है, बहुत कम वक्त के लिए टिकने वाली है। और उसके बाद कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, और जब वो बाहर आते हैं तो उनके जो हाथ है वो ट्रेम्बल करते हैं। ट्रेम्बल यानी थरथर करना, उनके हाथ जो है वो कंप कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं एट द सिंक। सिंक यानी यहाँ पे ये जो शब्द है वो बेसिन के लिए इस्तेमाल किया गया। वॉश बेसिन के पास वो जो हाथ धो रहे हैं तो उनके हाथ जो है वो थरथर कर रहे हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। और वो जो पानी है वो ठंडा है, और ठंडा पानी जो है उनके जो ग्रे हाथ है, ब्राउन कलर के जो हाथ है उसके ऊपर से बह रहा है, और कुछ पानी की बूंदे ड्रॉपलेट्स जो है उनके ग्रे जो रिस्ट है, उनका जो मनगट है उसके ऊपर से बह रही है। ग्रे इसलिए कहा गया है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है ना, उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए उनके जो बाल है वो कुछ सफ़ेद कुछ ग्रे रंग के हो गए हैं, उसके ऊपर से जो है पानी की कुछ बूंदें बह रही है। His sullen children have often refused to share jokes and secret with him। उसके बच्चों का वर्णन किया गया है। उसके जो बच्चे हैं, फादर के जो बच्चे हैं वो सलन है। सलन यानी बदमाश है। वो उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है। किस लिए? कि वो अपने पिता के साथ ना मस्ती मजाक करते हैं, ना अपने अंदर की कोई सीक्रेट्स है, कोई रहस्य है, कोई घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें उनसे बांटते नहीं है, सुख दुख बांटते नहीं है, अपने पिता से कोई चीज़ दिखाते नहीं, हर चीज़ छुपा कर रखते हैं। उनसे ना कोई उनका आदर करता है, ना उनसे कोई मस्ती मजाक करता है, ना उन्हें कोई घर की चीज़ें बताई जाती है। इसलिए वो जो पिताजी है, वो जो फादर है, वो बड़े ही अकेली जिंदगी जीने पे मजबूर हो चुके हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप। अब ऐसा कहा गया है कि ही विल नाउ गो टू स्लीप। अब वो सोने जा रहे हैं। पिताजी का जो डेली बिल्कुल निरस भी, जिसके अंदर किसी तरीके की मस्ती मजाक नहीं है ऐसी जिंदगी में, अब वो सोने जा रहे हैं। और वहां का वर्णन किया गया, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। और वहां पर वो क्या करते हैं, सोने को जा रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने रेडियो शुरू किया हुआ है, और रेडियो पर भी एक ऐसी धुन बज रही है जो कि बिल्कुल बेसुर ऐसी है। यानी इस स्टैटिक, इसका जो मतलब है यहाँ पर दिया गया है कि बिल्कुल एक ही स्वर में बज रहा है। बहुत सारे बार जो है रेडियो अनाउंसर्स आने से पहले 5 मिनट पहले एक अजीब तरीके की बेल बजती है रेडियो के ऊपर, वो वाली बेल यहाँ बज रही है, और उसी के साथ साथ वो ड्रीमिंग कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। किसका? ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस। उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज है, उनके बारे में सोच रहे हैं, और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता पोती है, उनके भी बारे में सोच रहे हैं। यानी इस चीज़ से हमें एक बात का अंदाज़ा होता है कि ये जो फादर है वो वर्तमान में जीने की आदी नहीं है, उन्हें वर्तमान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता है,
इसलिए कम से कम वो जो है भूतकाल में जी रहे हैं या भविष्य में अपने पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं। और सोने से पहले वो एक चीज ये भी सोच रहे हैं, थिंकिंग सोच रहे हैं क्या, ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, कि किस तरीके से उनके जो पूर्वज है वो खैबर जो प्रांत है उसमें से जो छोटा सा रास्ता है, वो छोटे से रास्ते के जरिए से किस तरीके से जो है इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर गए थे, कि वो जो है भारत में किस तरीके से आए थे उस बारे में सोच रहे हैं। यानी इस बात से हमें एक बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो फादर है वो हमेशा सोने से पहले अपने जो पूर्वज है उनके बारे में सोचते हैं या तो फिर अपने जो पोता पोती है उनके बारे में सोचते। तो ये जो कवि है दिलीप चित्रे हमें इस पोएम के जरिए ये चीज़ दिखाना चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ढल गई है, उन्हें अब उनके परिवार में कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरी पोएम है अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने फादर रिटर्निंग होम ये जो पोएम है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में आसान भाषा में समझा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और पूरी कविता समझ आई होगी। आपको कविता कैसी लगी या मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर से वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।